नमस्कार, आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। ईरान को लेकर दुनिया एक बार फिर बेहद खतरनाक मोड़ पर नजर आ रही है। संयुक्त राष्ट्र के राजनयिक मोहम्मद सफा के अचानक इस्तीफे ने वैश्विक राजनीति में सनसनी फैला दी है। सफा ने आरोप लगाया कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ईरान में संभावित परमाणु हमले की तैयारी जैसे हालात बनाए जा रहे हैं और कुछ ताकतवर लॉबी इस दिशा में सक्रिय है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपना इस्तीफा सार्वजनिक करते हुए कहा कि वो मानवता के खिलाफ किसी भी संभावित अपराध का हिस्सा नहीं बनना चाहते। सफा के मुताबिक तेहरान जैसी घनी आबादी वाले शहर पर किसी भी तरह का परमाणु हमला विनाशकारी साबित होगा, जहां लाखों परिवार, बच्चे और आम नागरिक रहते हैं। उन्होंने दुनिया को चेतावनी दी कि परमाणु युद्ध की कल्पना सिर्फ रणनीतिक नहीं बल्कि सभ्यता के अंत की शुरुआत हो सकती है। सफा ने न्यूक्लियर विंटर जैसे भयावह परिणामों का भी जिक्र किया, जिसमें पूरी दुनिया पर्यावरणीय तबाही और अकाल जैसी स्थितियों का सामना कर सकती है। इस पूरे घटनाक्रम ने संयुक्त राष्ट्र की भूमिका पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या वो सच में शांति बनाए रखने में सक्षम है या फिर वैश्विक शक्तियों के दबाव में काम कर रहा है? ईरान को लेकर पहले से ही तनाव चरम पर है और ऐसे में इस तरह के आरोप आने से हालात और विस्फोटक हो सकते हैं। अगर यह आशंका सच साबित होती है तो ये सिर्फ एक देश का संकट नहीं होगा बल्कि पूरी दुनिया के अस्तित्व पर सवाल खड़ा कर दरअसल जिस तरह से ईरान अपनी जिद पर अड़ा है, चाहे वो एनरिच यूरेनियम सौंपने की बात हो, मिसाइल कैपेसिटी कम करने की बात हो, वो एक विध्वंसक और विनाशक युद्ध की तरफ इशारा करता है। माना जा रहा है जैसे कि अमेरिका जमीन पर अपने सैनिक उतारेगा, युद्ध भीषण होगा और यह एटमी वॉर तक जा सकता है। इसी पर होगी भविष्यवाणी। हमारे साथ जुड़ेंगे ज्योतिषाचार्य, जिनसे जानेंगे कि आखिर क्या होने वाला है ईरान में और क्या ईरान को लेकर चिंता करने की बात है और खबर क्या है। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए, उसके बाद हम अपने स्पेशल गेस्ट के पास भी जाएंगे। खबर क्या है, देखिए यूएन राजनयिक का सनसनीखेज इस्तीफा जो है वो सामने आया है और जिसके बाद जो विवाद है वो काफी तेज हो गया है। ईरान पर आपको बता दें परमाणु हमले की जो आशंका है वो जताई गई है। पूरी खबर आप समझिए। मोहम्मद सफा ने गंभीर आरोप लगाए हैं। जी हां, मोहम्मद सफा ने गंभीर आरोप लगाए हैं। मानवता बचाने के लिए पद छोड़ने का दावा किया गया, मतलब कि इन्होंने ये दावा किया कि मानवता बचाने के लिए इन्होंने पद छोड़ा है। सोशल मीडिया पर इनकी जो लेटर है वो वायरल हो रहे हैं। तेहरान पर हमले का बड़ा खतरा बताया है, मतलब कहा जा रहा है इनकी तरफ से ये खतरा है कि तेहरान पर बड़ा हमला हो सकता है, ऐसा इन्हें लगता है। न्यूक्लियर विंटर की चेतावनी भी दी गई है इनकी तरफ से, मतलब कि यूएन की भूमिका पर भी अब सवाल उठ रहे हैं। वैश्विक तनाव और बढ़ने की जो आशंका है वो नजर आ रही है। और देखिए यूएन की भूमिका पर सवाल उठने लाजमी हो भी जाते हैं क्योंकि ये रोकने में कामयाब नहीं रहा है। जापान पर गिरा है एटम बम, अगर आप समझिए। अगली बात हम आपको ये भी बता देते हैं कि इससे पहले जो द्वितीय विश्व युद्ध था उस दौरान किस तरीके से जापान के हिरोशिमा पर जो बम है वो गिराया गया था 6 अगस्त 1945 को। आपको बता दें 9 अगस्त 1945 नागासाकी जो है दूसरा निशाना बना था और उससे पहले हिरोशिमा। ये हम निशाना जो है ये हमला द्वितीय विश्व युद्ध के आखिरी दिनों में हुआ था। जी हाँ, आपको याद होगा हिरोशिमा में लिटिल बॉय, नागासाकी में फैट मैन बम जो है वो गिराया गया था। दोनों ही जगह पर विस्फोट का असर करीब 10 से 15 किलोमीटर तक फैला था। जी हाँ, और हिरोशिमा में लगभग 1.4 लाख लोगों की मौत हुई थी, जबकि नागासाकी में करीब 70,000 लोगों की जान गई थी। देखिए ये उस वक्त की बात है, आप समझिए कि ये कितना पुरानी बात हो चुकी है। और उस वक्त अगर लाखों हजारों लोगों की जान गई तो अब कितना भयानक ये हो सकता है। लाखों लोग झुलसे थे और विकिरण से लंबे समय तक बीमार भी रहे थे और रेडिएशन का असर पीढ़ियों तक रहा है। कहा जाता है कि कैंसर और अन्य रोग जो है वो लगातार यहाँ पर रहे। आज दोनों शहर पूरी तरह से विकसित शांति के प्रतीक बने हैं, लेकिन लंबे समय तक आपको बता दें हिरोशिमा और नागासाकी दोनों ही जगहों पर असर देखने को मिला। पीढ़ियां दर पीढ़ियां बीमार होती हुई भी नजर आई। और चलिए इसी खास मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ जो खास मेहमान हैं वो जुड़ गए हैं। मेरे साथ आचार्य राज मिश्रा जुड़ेंगे, ज्योतिषी हैं, और मेरे साथ आचार्य सैवी जुड़ चुकी हैं। सबसे पहले सैवी आप ही के पास आते हुए ये जो पूरी घटना है इसको देखिए, हम लोग लगातार बातचीत कर रहे हैं इस पूरे मामले पर और हम आज भी इस पर बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से इस्तीफा सामने आया है, अब यूएन की भूमिका पर तो सवाल उठ ही रहे हैं। अगर यूएन बेहतर कर रहा होता तो शायद आज हम युद्ध में ये स्थिति नहीं देखते। किस तरीके से देखती हैं, क्या लग रहा है कि आने वाले समय में क्या सचमुच न्यूक्लियर वॉर हो सकता है और जो द्वितीय विश्व युद्ध में हिरोशिमा और नागासाकी में हुआ वो क्या तेहरान में हो सकता है? ऐसे आसार नजर आते हैं।
इंडिया न्यूज के सभी दर्शकों को नमस्कार। देखिए, थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन खुशबू जी। सबसे पहले, जब साल की शुरुआत हुई थी उसी टाइम पे हमने बोला था कि ये साल सूर्य का साल है, ये एक ईगो डोमिनेटेड साल भी रहने वाला है। और उसकी शुरुआत आपने लास्ट ईयर से ही देख ली थी, एंड ऑफ 2025 में ही। जिस तरीके के पॉलिटिकल पार्टीज के सिनेरियो पे जो उनके हेड्स हैं, उन्होंने जिस प्रकार के अपने जो भूमिका अदा करी है, वो कितनी ज्यादा नेगेटिव रही है, कितनी ज्यादा वेंचफुल रही है, और कितनी ज्यादा शॉर्ट, हम कह सकते हैं शॉर्ट साइटेड रही है अपने ही खुद के नागरिकों के प्रति। और जब हम यूएन की भूमिका की बात करते हैं, जब हम नेटो की भूमिका की बात करते हैं, तो यहाँ पर ये दोनों ही जो ऑर्गेनाइजेशंस है, एक बहुत अहम भूमिका इन्हें निभानी चाहिए थी। लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि इनके जो निर्णय रहे हैं वो कहीं पर भी फेवरेबल नहीं साबित हुए हैं, जिसकी वजह से आज उनके जो हेड है उनको वो इस्तीफा देना पड़ रहा है। अभी कुछ दिनों पहले की ये न्यूज थी जहां पे बोल रहे थे कि 5 दिन का युद्ध विराम होगा, अमेरिका जो है वो अपने हथियार डालना चाहता है, वो कहते हैं कि हमें और लड़ाई नहीं करनी है। लेकिन आज का जो सिनेरियो हम देख रहे हैं, हम ऑलमोस्ट 33rd या 34th डे पर हैं आज, वॉर के कंटिन्यूस वॉर चल रहा है, और जान माल की हानि जो है वो दोनों तरफ से हो रही है। तो ऐसे में सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूंगी कि जो अभी अभी तक आज तक मंगल और राहु की युति रहना, यानी कि अग्नि और विस्फोट के ग्रहों की जो युति रहती है, वो कहीं ना कहीं बहुत प्रभावशाली थी। और कल मंगल का जो ट्रांजिट है वो राहु के साथ से हटकर शनि के साथ हो जाएगा। एंड मंगल एंड शनि के कॉम्बिनेशन को भी एस्ट्रोलॉजिकली एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं कंसिडर किया जाता है, वो भी मास डिस्ट्रक्शन की राशि, जिसे हम मीन राशि कहते हैं, वहां पर हो रहा है। तो आप कॉम्बिनेशन वाइज भी अगर हम बात करते हैं, तो आगे बढ़ने वाला जो समय है वो बहुत फेवरेबल चांस नहीं नजर आता है। दूसरी चीज ये भी है कि अभी जो एटलीस्ट जून तक, 26 जून तक का जो समय रहने वाला है, वहां पर काल सर्प दोष जो है विशेष करके, और साथ के साथ में लग्न के स्वामी जो इस्लामिक देश की कुंडलियां बनती हैं, जो मिडिल ईस्टर्न देश की कुंडलियां बनती हैं, वहां की अगर हम बात करते हैं, तो गुरु उनके लग्न के स्वामी होकर सप्तम भाव, जो कि मारक भाव माना गया है, जी। वहां से ट्रांजिट कर रहे हैं, जो कि युद्ध की स्थितियों को और गंभीर कर देते हैं। हम्म। थर्ड पॉइंट, इस समय के दौरान आप देखिए कि बहुत फ्रेश न्यूज है अभी, आप ऑब्वियसली आपको पता होगा कि अभी कैसे ईरान ने इजराइल के जो ऑयल रिजर्व्स हैं, जो कि एक ब्रिटिश कंपनी ही ऑपरेट करती थी, उस पर अटैक करा। एंड अगर हम बात करते हैं, तो ब्रिटिश जो है वो नेटो का ही एलाय है, लेकिन इस समय नेटो के भी जो एलाइज हैं वो भी कहीं ना कहीं आप डायरेक्टली देखें तो यूएस का समर्थन नहीं कर रहे हैं, जबकि 62% ऑफ एक्सपेंसेस जो नेटो के हैं वो अमेरिका कवर करता है। लेकिन उसके बावजूद भी जो कंटिन्यूस अमेरिका के एंड डोनाल्ड ट्रंप के और उनके जो सहयोगी हैं, उनके जो डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं, या जो उनके डिफेंस के मिनिस्टर हैं, जो उनके विदेश के मिनिस्टर्स हैं, उनकी जो उन्हें गाइडेंस रही है, या जो उनकी उनके साथ उनकी अभी साझेदारी रही है, ठीक वो है। बहुत ज्यादा फ्रूटफुल नहीं रही है इन टर्म्स ऑफ एस्ट्रोलॉजिकल कॉम्बिनेशंस बिल्कुल, आल्सो कुल एंड मिलाकर सैवी जी जितनी what is बातें आप happening। कह रही हैं उससे ये तो तय है कि जो स्थिति है वो ठीक नहीं है। मैं आती हूँ आपके पास, आचार्य राज मिश्रा जी भी मेरे साथ जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है आपका भी। अच्छा आचार्य राज मिश्रा जी, ये जो पूरी परिस्थिति है इसको आप कैसे देख रहे हैं? कहा यह जा रहा है, ट्रंप ने कहा है कि 1 से 2 हफ्ते में ये युद्ध खत्म हो जाएगा। हालांकि शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि ये युद्ध बहुत शॉर्ट चलेगा, क्योंकि अमेरिका लंबे युद्ध नहीं चाहता है। लेकिन जो ग्रह दशा और जो तमाम चीजें, उसको देखकर क्या लग रहा है कि अब मार्च भी खत्म हो गया, क्या ये युद्ध अब आने वाले समय में खत्म होगा? और दूसरी बात, जो न्यूक्लियर वॉर की बात कही जा रही है, क्या आपको उस तरफ भी ये जाता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, मैंने बहुत पहले इस विषय को कहा था, जब जब आपके चैनल पर डिस्कशन हुआ या जहां भी मैंने डिस्कशन किया, वहां मैंने इस विषय को क्लियरली मेंशन किया था कि जब तक राहु का मंगल के साथ, जब तक मंगल का राहु के साथ कॉम्बिनेशन है और जब तक मंगल का शनि के साथ कॉम्बिनेशन है, तब तक युद्ध खत्म हो इस प्रकार की परिस्थिति दिखती नहीं है। और यही कंडीशन अभी भी क्लियरली नजर आ रही है। आप देखिए, अभी मंगल का प्रवेश जो है वो शनि के साथ हो रहा है, मंगल शनि के साथ जाकर के गोचर करेंगे। तो क्योंकि अभी मंगल राहु के साथ है, फिर मंगल शनि के साथ चले जाएंगे। और 11 तारीख को हमें यह नहीं भूलना चाहिए, 11 अप्रैल को शनि उदय हो रहे हैं, और 11 अप्रैल से लेकर के 16 अप्रैल के बीच में या 19 अप्रैल के बीच का जो ये 10 दिन का समय होने वाला है, यहां पर मंगल और शनि करीब करीब डिग्री में आसपास होंगे। मैंने पहली बार भी ये कहा था कि जब मंगल और राहु का कॉम्बिनेशन एक साथ होगा तो परिस्थितियां विस्फोटक होंगी, अच्छी नहीं होंगी। और मंगल राहु के कॉम्बिनेशन में हमने अग्नि जनित कितनी घटनाएं देखी। मैंने इसको लेकर के पहले प्रेडिक्शन किया था, जिस युद्ध को लेकर के मैंने 2025 दिसंबर में ही प्रेडिक्शन किया था। मैंने 2026 के जनवरी में भी 28 जनवरी को एक पॉडकास्ट में इस विषय को रखा था।
अभी भी जो कंडीशन दिख रही है, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखिएगा, अभी ये सब कुछ आसानी से खत्म नहीं होने वाला है, बिकॉज 11 अप्रैल को शनि उदय होंगे, मंगल उनके साथ होंगे और 14 तारीख तक सूर्य भी साथ में रहेंगे। तो सूर्य एक बड़े पॉलिटिकल लीडर के कारक है, बड़ी पॉलिटिक्स के कारक है, ब्यूरोक्रेसी और जो राष्ट्र के अध्यक्ष हैं, जो सर्वश्रेष्ठ अध्यक्षों में से एक हैं, उनके कारक माने जाते हैं। सूर्य का मंगल और राहु दोनों के साथ जाकर के पीड़ित होना, फिर किसी बड़े पॉलिटिकल लीडर का मर्डर, बड़े पॉलिटिकल लीडर की हत्या की सूचना बहुत क्लियरली देता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। मैं अभी इस युद्ध को और उग्र हो जाए इस प्रकार की परिस्थिति की संभावना है, बिकॉज मंगल को, शनि को गैस का कारक कहा जाता है। शनि को ऑलरेडी बारूद इत्यादि या ज्वलनशील या विस्फोटक पदार्थ, या मैं अगर आप जिस चीज की बात कर रही है परमाणु की, तो मैं उसका कारक कह सकता हूं। और मंगल विस्फोट है। जब दोनों प्लैनेट आपस में 1 डिग्री पर होंगे तो या तो इस प्रकार के हमले का प्रयोग किया जाएगा कि जो बिल्कुल नष्ट करने जैसा हो और बिल्कुल तहस नहस करने जैसा हो, और या तो फिर इस प्रकार कोई हमले की चांस तो निश्चित रूप से बन रहे हैं, परमाणु जैसा ही हो, ठीक है, इस प्रकार की परिस्थिति है। ना परमाणु हो तो परमाणु जैसा हो, इस प्रकार की जो परिस्थिति है वो प्लैनेटरी पोजीशन बन रही है। मैं इस चीज को बड़ा क्लियर बता रहा हूं। अब आप आ रहे थे यूनाइटेड, यस प्लीज, आप आ रहे थे यूनाइटेड नेशन की भूमिका पर, ठीक है। यूनाइटेड नेशन की जब स्थापना ही हुई है 1945 में, 24 अक्टूबर को हुई है, कैलिफोर्निया में, यूएसए के, ठीक है। और वहां पर जब उसकी, खैर उस पर हस्ताक्षर बाद में लोगों ने किया, जून महीने में जाकर के लोगों ने उस पर आगे आकर के हस्ताक्षर वगैरह किया यूनाइटेड नेशन उस पर, लेकिन उस समय केतु धनु राशि के अंतर्गत थे और उस समय केतु लग्न के अंतर्गत विराजमान थे। तो ऐसे परिस्थिति के अंतर्गत वो निष्पक्ष काम करे, उसकी तो कहीं पॉसिबिलिटी ही नहीं है। तो यूनाइटेड नेशन न निष्पक्ष काम करेगा और न निष्पक्ष काम कर रहा है। और देखिए ये बात तो आचार्य राज मिश्रा जी, ये बात तो बिल्कुल प्रूव हो चुकी है, और कम से कम इस युद्ध के दौरान जो भूमिका है वो बिल्कुल संदिग्ध रही है। इससे पहले भी सवाल उठते रहे भूमिका पर, लेकिन इस बार तो बिल्कुल क्लियरली नजर आ रहा है कि किस तरह से जो दोयम दर्जे का व्यवहार कह लीजिए या फिर कहीं कुछ रिएक्ट ही नहीं करना, उसी तरह की स्थिति नजर आ रही है। अच्छा आचार्य सैवी जी, ये जो पूरी परिस्थिति है, भारत पर भी अब असर धीरे धीरे होने लगा है। आज ही देखिए कमर्शियल गैस सिलेंडर्स जो आज से महंगे हो गए, कई बदलाव नजर आएंगे। क्या लग रहा है भारत के लिए अब आने वाला जो वक्त है